चलिए ओके, कीप क्वाइट नाउ। ये टॉपिक था हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन। देखो वो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं सेम साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन, ये हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे क्लोरीन किसी को ऑक्सीडाइज करती है। ओके, अब देखो इसी ऑक्सीडाइजिंग पावर में ना, या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ना, आप इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब क्लोरीन का देखो कुछ और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस है। जैसे मान लो मैंने क्लोरीन की रिएक्शन कराई फेरस सल्फेट के साथ, देखो वो पूछे इसका रिजल्ट बताओ क्या बनेगा। देखो पता लगाते हैं। क्लोरीन क्या करेगी, उस फेरस को ना ऑक्सीडाइज कर देगी इनटू फेरिक। देखो फेरस का फेरिक बना देगी, बट अपनी स्टेट डाउन करके क्या बना देगी, क्लोराइड। देखो वही सेम लॉजिक, क्लोरीन ने यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन कर दिया, फेरस का बना दिया फेरिक, और अपने आप को रिड्यूस कर दिया इनटू -1 स्टेट। ये तो होना ही था कि क्लोरीन जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करती है अपनी स्टेट डाउन तो करेगी करेगी। ऐसे अगर हम क्लोरीन को ट्रीट करेंगे विद स्टेनस, ये हमारा स्टेनस है, इसको स्टेनिक बना देगी और अपने आप को रिड्यूस करने की इनटू क्लोराइड। तो ये हर बार होगा जब भी क्लोरीन किसी को ऑक्सीडाइज करने जाएगी ना, उसको अपनी स्टेट 0 से -1 करने का नहीं। देखो ये दोनों भी एक तरह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का इंडिकेशन है। एक साथ कॉपी करते हैं। एक पॉइंट हो रहा है क्लोरीन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। आपको शायद पता हो क्लोरीन ब्लीच भी करती है। ब्लीच जानते हैं, ब्लीचिंग का मतलब क्या है, कलरलेस कर देना। मान लो कुछ एक कलर्ड है, कलर रंगीन है, और आप उसे कलरलेस करना चाहते हैं, रंगहीन करना चाहते हैं, तो क्या मिलाना पड़ता है, ब्लीचिंग एजेंट। वहां ब्लीच करना पड़ता है, ब्लीच। क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट भी, क्लोरीन एक फेमस ब्लीचिंग एजेंट भी है। पता क्यों, देखो इसका रीजन है। आपने क्लोरीन को पानी में डाला, अभी आपने स्टडी किया था ये अपने आप को डिस्प्रोपोर्शनेट कर लेगी, कर लेगा ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट। अब जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये फर्दर टूट जाता है और अपने में से क्या निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, इसका ऑक्सीडेशन कर देती है। देखो नेसेंट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी, और जो भी वो सब्सटेंस वहां पे कलर बनाने वाला है उसको ऑक्सीडाइज करके कलरलेस बना देगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो एक बार मैं दोबारा समझा दूं मैं यहाँ पे, कलर के पीछे ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कलर के पीछे एक रीजन होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, वहां पे अटैक करके ना उसको खराब कर देती है। तो ये सब्सटेंस कलर से कलरलेस बन जाता है, जो रंगीन था वो रंगहीन हो गया। किया किसने, ऑक्सीजन है, बट ये ऑक्सीजन बनाई किसने, क्लोरीन ने। तो बोले क्लोरीन इज व्हाट, ब्लीचिंग एजेंट। तो क्लोरीन एक फेमस ब्लीचिंग एजेंट भी है, ब्लीच करती है। तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये वही हमारा क्लोरीन का डिस्कशन है, इसको प्लीज इंक्लूड करने आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और ब्लीचिंग एक्शन, ये उसमें इंक्लूड कर लो आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और इसका ब्लीचिंग एक्शन, ये दोनों बातों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कैसे किसी को ब्लीच करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। इन सबको अप्लाई करिए, इनकी भी डाउट से कराइए, पीवाई क्यूज करिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी ना थ्योरीज एंडलेस है, जितना मर्जी इनके ऊपर लेक्चर करते रहो। तो प्रॉब्लम से ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम इसमें। स्टूडेंट्स को की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे किसी को ब्लीच करती है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ये डिसाइडेड है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने स्टडी कर लिए, बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लिए। और जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करेगी अपने आप को रिड्यूस करेगी -1 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा डिस्कशन भी पूरा हो गया।
ठीक है, फाइनल है ये। नेक्स्ट ऑन हेडिंग इज, चलिए सबने कॉपी, उम्मीद है। देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टर्म्ड एज, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। आर्टिकल इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। टॉपिक नेम इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। देखो ऑक्सो एसिड, बताओ ऑक्सो से क्या इंडिकेशन मिला, उनके अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन। इन एसिड्स में ना ऑक्सीजन हुआ करेगी। दीज आर द एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। देखो जैसे मैं आपको कुछ एसिड लिख के दिखाता हूँ। एक्स यहाँ पे हेलोजन है। देखो ये हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स हैं। सब अपने में से H प्लस रिलीज करते हैं, और सबसे मेन बात है सब में हेलोजन पार्टिसिपेट कर रही है। देखो चार केसेस है यहाँ पे, सॉरी ये 2 है और ये हमारा 3 है। देखो ध्यान देना, ये वाला जो एसिड होता है ना, पहले इन दोनों पे फोकस करना। यहाँ पे हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, और यहाँ +5 है। हम इसे कहते हैं हेलस एसिड, हेलस। इसको हेलस कहते हैं और इसे कहते हैं हेलिक। ये हेलस हेलिक क्या होता है, हेलस का मतलब है क्लोरस, फ्लोरस, ब्रोमस, आयोडस, क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक। ये मतलब होता है हेलस हेलिक। अस का लगाते हैं जहां पे स्टेट डाउन आती है, और इक्का लगाते हैं जहां पे स्टेट अप आती है। अब देखो सुनना ध्यान से, ठीक है, दो फेमस स्टेट है, यहाँ पे अस कहते हैं, यहाँ पे इक कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, आपको पता है रिसर्चेस कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। हेलोजन की ना और भी कम स्टेट डिस्कवर हो गई। जैसे यहाँ पे हेलोजन की स्टेट +1, इससे भी कम स्टेट की डिस्कवरी हुई। तो पता है यहाँ पे केमिस्ट्री ने क्या करा, यहाँ प्रीफिक्स लगा दिया हाइपो। इसे कहते हैं हाइपो हेलस एसिड। आपको पता है हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस देन अ लिमिट। हाइपो मींस लेस देन अ लिमिट। स्टेट ना +3 से भी डाउन हो गई। जैसे स्टेट +3 से डाउन हुई ना, हमने वहां पे हाइपो करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिमिट से कम हो गई ना। ओके, तो वहां पे हाइपो कहते हैं, हाइपो हेलस एसिड। इसको बोलेंगे हाइपो हेलस, हेलस, दैट्स हेलिक। अब यहाँ पे क्या हुआ, हेलोजन की और ज्यादा स्टेट डिस्कवर हो गई, मोर देन अ लिमिट। वहां बोलते हैं पर, वहां पर बोलना पड़ता है। इसका नाम पता क्या है, पर हेलिक एसिड। देखो ये पर का मतलब होता है मोर देन अ लिमिट, और हाइपो का मतलब होता है लेस देन अ लिमिट। एक लिमिट से कम पे हाइपो और ज्यादा पे पर, तो हम इसको बोलते हैं हाइपो हेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। देखो एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे एक हाइपो हेलस एसिड है HOF, इसका नाम है हाइपो फ्लोरस एसिड। ऐसी एक एसिड है हेलिक की बात करें, HOClO, दिस इज व्हाट, क्लोरिक एसिड। ऐसी मैं अगर बनाऊं ब्रोमीन का एसिड, ये वाला तो बोलेंगे इसको ब्रोमिक एसिड, और इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, पर हेलिक एसिड। इसको पर हेलिक एसिड मतलब पर क्लोरिक एसिड बोलना पड़ेगा। आ रहा है सबको समझ, कहाँ पे अस कहना है, कहाँ पे हेलस कहना है, कहाँ पे हेलिक कहना है, कहाँ पे हाइपो कहना है, कहाँ पे पर कहना है। अब इन सब के बारे में स्टडी करना पड़ेगा हमें, अब इन सबको डिस्कस करना होगा। ठीक है, अभी चलो एक साथ नोट कर लेंगे। चलो एक बार आप ऐसे बनाइए फटाफट, ये नेमिंग करना भी सीख लिया आपने। ये पी ब्लॉक भी देखो एंडलेस है, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने से फायदा, आप एक बार एनसीईआरटी को देखो और ना प्रॉब्लम्स करो, पीवाईक्यूज करना शुरू करो, अपना भी माइंड चलेगा, अपना भी फंडामेंटल मिलते हैं। आप देखना एनसीईआरटी पूरी टेबल बनी हुई है इसके ऊपर ना, आप वहां से भी देख सकते हो। मैं तो आपको मेन मेन फंडामेंटल बता दूंगा अभी।
हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक, ये सब क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है, सब एग्री होपफुली। देखो अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। जैसे मैं एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, फ्लोरीन, फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स हाइपो हाइपोफ्लोरस एसिड। देखो ध्यान देना, फ्लोरीन के साथ ये खास बात है, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही एसिड बनता है, हाइपोफ्लोरस। ना फ्लोरीन का ये एसिड डिस्कवर्ड है, ना ये डिस्कवर्ड, ना ये डिस्कवर्ड, सिर्फ ये डिस्कवर्ड है। आप कभी एनसीईआरटी में देखना, आप कभी टेबल में देखना, उसमें आपको फ्लोरीन का एक ही एसिड मिलेगा। सब बच्चे सुनो, ये क्लास 12th में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, फ्लोरीन का एक ही एसिड क्यों है, फ्लोरीन ने ऐसे एसिड क्यों नहीं बनाए। देखो उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, हम उसके लिए इसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। देखो आपके सामने ये इसका स्ट्रक्चर एक्स से बन के आएगा। देखो यहाँ पे ना फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या फ्लोरीन आगे बॉन्डिंग कर सकता है किसी के साथ? पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, डी सब्शन नहीं। वो बार बार कैसे बॉन्डिंग करे? हाँ, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, वो चाहता और बॉन्डिंग कर लेता, ब्रोमीन होता और बॉन्डिंग कर लेता, आयोडीन को कोई दिक्कत ना आती। तो ये फ्लोरीन के साथ ड्रॉबैक है, मतलब ड्रॉबैक क्या है, उसकी क्वालिटी है। इट इज ड्यू टू, क्या कहेंगे हम, एब्सेंस ऑफ डी सक्शन। आप प्रॉब्लम करना शुरू करो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, लेकिन क्वेश्चन करने से ही होगा। ये डी सक्शन की एब्सेंस की वजह से, डी उपकोष की अनुपस्थिति है इनके अंदर, डी सब्शल है ही नहीं। तो डी सब्शल की एब्सेंस की वजह से इनका एक ही सिर्फ ऑक्सो एसिड बनता है, हाइपोफ्लोरस एसिड, और बनता ही नहीं। ये वाले एसिड इनके होते ही नहीं है, ध्यान रखना। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है, दैट मस्ट बी क्लियर। बोलो फाइनल है, इस सेंटेंस को मेंशन करना कर लो आप। फ्लोरीन के पास डी सब्शल नहीं है, बार बार कैसे बॉन्डिंग करेगा वो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये, ठीक है। तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही एसिड एग्जिस्ट करना, ये भी पता लग गया हमें, हाइपोफ्लोरस एसिड, और कोई एसिड ही नहीं है इसका। चले सब बच्चे सेटिस्फाइड? ठीक है स्टूडेंट्स, डन है? ठीक है, इसको रब कर दें, बात नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सुनिए, देखिए, अब इसी टॉपिक में एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो हम ना एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। स्टूडेंट्स बातें नहीं, जैसे मान लो ये हमारे पास कुछ एसिड है, और किसी ने बोला ये बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। बोलो बस बताओ, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HOCl। ओके गुड, वाई? अब इसका रीजन दो, सच बात है, बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, ये आपने सही बताया, यही ऑर्डर है इसका। क्यों HOCl इतना स्ट्रॉन्ग? अब रीजन दो फटाफट, क्या क्लियर बोलो जो कह रहा है, बॉन्ड समझ नहीं आ रहा, बताओ। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, कहना चाहती हैं आप? क्यों आसान है? आपको रीजन दे, कोई बॉन्ड तोड़ना क्यों आसान है इससे? साइज, बोरिंग का साइज छोटा होता है। समझ नहीं आ रहा, आप देखो कुछ रीजन नहीं दे पा रहे, बिना रीजन के कोई आंसर भी नहीं माना जाएगा। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और क्यों? मैं सिखाता हूँ। देखिए होता क्या है, देखो आप जैसे वही ना, ऑर्गेनिक के, अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक की नीड होती है, कुछ ऑर्गेनिक के प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं। देखो मैं आपको एक बात सिखाऊं पहले, ये एसिड क्यों है, इनको एसिड किसने बनाया? ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से पैर खींच रहा होता है अपनी साइड, इससे इस बॉन्ड के अंदर क्या जाती है, पोलैरिटी। इससे इस बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, पोलैरिटी, इसको ध्रुवीयता बोलते हैं फिर वो। और जितनी ये पोलैरिटी ज्यादा होती है ना, उतना बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, आसान। इस हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है।
देखो सुनना पहले, प्रिंसिपल ये है, सब कुछ बॉन्ड की पोलैरिटी करती है। ये OH बॉन्ड कितना पोलर है इसका रोल होता है। अब सुनो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन खुद पेयर खींच रही होती है। जब क्लोरीन पेयर खींचेगी तो ऑक्सीजन और ज्यादा खींचेगा, इसको माइनस का इफेक्ट बोलते हैं फिर तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ब्रोमीन कम खींचेगा। ब्रोमीन का ड्रॉबैक क्या है, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहने का मतलब पता है क्या है, HOCl का जो ये वाला बॉन्ड है ना, इसके पास मैक्सिमम पोलैरिटी है, मैक्सिमम पोलैरिटी। और जितनी ये पोलैरिटी ज्यादा होगी ना, उतना हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, उतना हाइड्रोजन बॉन्ड को इजीली ब्रेक करके वहां से निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सारा रोल किसका है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी का। ये सच है। देखो अभी आपको ऑर्गेनिक नहीं आती, ऑर्गेनिक के प्रिंसिपल्स नहीं आते, वरना एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर पोलैरिटी, पोलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अगर मेरे को चांस मिला ना ऑर्गेनिक का, मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर फील भी करा दूंगा। ओके, तो ये जो बॉन्ड की पोलैरिटी है, देखो अगर आप तीनों में कंपैरिजन करें, यहाँ पे क्लोरीन की नेगेटिविटी हाई है, सबको पता है, उसने इस बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा दिया। और जितना ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, जितना ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, इसको ब्रेक करना उतना ही आसान हो गया। देखो आराम से बॉन्ड टूट गया, यहां से H+ निकलना बहुत इजी हो गया। इसलिए यहाँ पे HOCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। HOCl मोर देन HOBr मोर देन HOI। बोलो क्लियर हुआ। अभी एक साथ कॉपी करते हैं, कूल एक साथ कॉपी करते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन देखो मैं आपको और देता हूं। अब ये सारे एसिड ना ऑक्सीजन सॉरी क्लोरीन के ही है। बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, एक मिनट मैं लिख दूं। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, यही फंडा लगाओ, यही फंडा लगाओ। एक बार पहले मैं स्ट्रक्चर बना, जल्दी ना करिए। देखिए देखो मैं आपको इनके स्ट्रक्चर दे देता हूँ, वरना तो ये काम आपका है, आप ही बनाएंगे इन स्ट्रक्चर्स को। बताओ आप सोच के बताओ। अच्छा देखते हैं कौन दिमाग लगाता है आप में से। इन चारों कंपाउंड के पास OH बॉन्ड है, सबको दिख रहा है। किस OH बॉन्ड के पास मैक्सिमम पोलैरिटी है, बताओ किस OH बॉन्ड के पास मैक्सिमम पोलैरिटी है, HOCl3। क्यों, वेरी गुड वेरी गुड, देखो शी इज राइट, सही है। नहीं है ये जितने ऑक्सीजन ज्यादा हो ना, वो इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा खींचेंगे। वो तो खींचेंगे नहीं खींचेंगे, क्लोरीन फिर इनसे खींचेगा और ऑक्सीजन यहां से खींचेगा। ऑक्सीजन तो अल्टीमेटली यहीं से खींचेगा ना, वो अपनी कमी को यहां से पूरा करेगा। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये चीज इतनी यहां नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है खींचने वाले, यहाँ पे ऑक्सीजन और कम है, एक ही रह गया और यहाँ तो कोई है ही नहीं। नो डाउट जो ये वाला OH बॉन्ड है ना, इसके पास मैक्सिमम पोलैरिटी है। और भी रीजन हमारे पास है, इसका कॉन्जुगेट बेस मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब वो इस तरह की केमिस्ट्री आपको नहीं आती, वो ऑर्गेनिक सिखा देगी, डोंट वरी है। मैं एक और ट्रिक लगाऊं, पता लग रहा है सबसे अच्छा एसिड ये वाला है। देखो मैं एक और ट्रिक लगाऊं, मैं यहाँ पे ना क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ +1, यहाँ पे आती है +3, यहाँ पे आती है +5 और यहाँ पे आती है +7। किसी को पता है ये प्लस स्टेट बढ़ने से क्या हो रहा है, क्लोरीन कभी +1 है, कभी +3 है, कभी +5 है, +7, क्लोरीन की स्टेट बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, कौन सा करेक्टर आ रहा है इसके अंदर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। इसका साइज छोटा होता जा रहा है, जितना साइज छोटा होगा उतनी अच्छी वो नॉन मेटल होगी। यार क्लोरीन का साइज छोटा हो रहा है, देखो आप फिर वही फंडामेंटली वीक होते हैं। ये हमने पीरियोडिसिटी में सीखा था, अगर किसी पेरेंट एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा ना, उसका साइज छोटा होता रहेगा। यहाँ पे क्लोरीन का साइज घट रहा है, साइज घटने का मतलब कौन सा करेक्टर आ रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर। और जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर आता है, धात्विक गुण आता है, उतना ही एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। देखो देखो साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला एसिड सबसे अच्छा है। इज इट क्लियर। देखो दो रीजन है हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सब OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ाने वाले हैं। इस टाइम इसका OH बॉन्ड मोस्ट पोलर है, मोस्ट पोलर। जितना इसका OH बॉन्ड, पोलर का मतलब ध्रुवीय है यार, हिंदी इंग्लिश से कंफ्यूज हुआ करे, कॉन्सेप्ट समझा करे। तो ध्रुवीयता याद है यहाँ पर, और जितनी ध्रुवीयता याद होगी बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, और वो ऑक्सीजन की वजह से हुआ। इसलिए एसिड सबसे अच्छा था, एक तो रीजन ये था। एक रीजन और है, जैसे जैसे पॉजिटिव स्टेट बढ़ रही है क्या हो रहा है, करैक्टर कौन सा आ रहा है, नॉन मेटालिक, अधात्विक। और अधात्विक करैक्टर आने से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है।
एसिडिक करेक्टर का नॉन मेटालिक करेक्टर से रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इट शुड बी क्लियर। ये भी कॉपी कर लो आप ना। देखिए जब आप डाउट लाएंगे ना, आप में क्यूरियोसिटी होगी, आपसे गलती होगी, डिस्कस करेंगे, देखो तब और शार्पनेस आती है। देखिए बहुत सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एक मैथड चाहिए, प्रोसीजर है पूरा का पूरा। आप प्रॉब्लम्स करिए, प्रॉब्लम से इंप्रूवमेंट होता है। तो सबसे मेन बात है पीवाई क्यूज करके देखिए, आपको लगेगा ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं वहां पर। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, क्यों है, जिस व्हाट इज पोलैरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवता। और जितनी ओएच बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है, ध्रुवता बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, अम्लीय क्षमता बढ़ती है। और जितनी ये पॉजिटिव स्टेट बढ़ती है, तो भी ऐसे ही होता है, पॉजिटिव स्टेट बढ़ने से भी क्या होता है, एसिडिक करेक्टर आता है। बिकॉज करेक्टर कैसा आता है, नॉन मेटालिक, इसको मैं आध्यात्मिक गुण कहते हैं। तो को डाउट भूलिए, या धातु के लिए छोटा होना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव स्टेट बढ़ने से क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो वो और अच्छी नॉन मेटल बनती जा रही है, आध्यात्मिक बनती जा रही है, उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर आएगा। ठीक है, सब बच्चे एग्री हैं होपफुली। डाउट तो नहीं आता, कोई कंफ्यूजन हो बोलो। ठीक है, सब स्टूडेंट एग्री हो गए, क्लियर है। तो ये एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसको अप्लाई करिए, इसकी प्रॉब्लम लेकर आइए आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, रब कर दूं। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अगला हेडिंग है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन का मतलब होता है जो हेलोजन्स के ही मिलने से बने होते हैं, जिनमें सिर्फ हेलोजन्स होती हैं। जैसे देखो, एक कंपाउंड है आईसीएल, देखो दोनों इसमें हेलोजन्स है। ClF3, देखो दोनों इसमें हेलोजन्स है। BrF5, दोनों इसमें हेलोजन्स है, देखो आप, ऐसे ही यहाँ पे दोनों हेलोजन्स है। देखो ये सब कौन है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, ये सिर्फ हेलोजन्स के ही मिलने से बने हुए हैं। अभी लिख लीजिएगा, ये चार तरह के होते हैं। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, इनके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप, और AB7 टाइप। देखो ना, ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात मिलेगी बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना हमेशा ओड नंबर आएगा, ओड नंबर। अभी याद है मैंने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था ICl2 कभी बन ही नहीं सकता, याद है। वो इसी वजह से था, क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, ओड नंबर, विषम संख्या। यहाँ पे कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। जैसे कल हमने जनन कंपाउंड सीखे थे, जनन कंपाउंड इस तरह से थे, XCF2, XCF4, XCF6। यहाँ पे हमेशा इवन नंबर था, वहां पे कभी ओड नंबर नहीं हो सकता। जैसे XCF3 कुछ होता ही नहीं है, कभी भी नहीं बन सकता, कोई कोशिश करे। उसका रीजन बता क्या, जनन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। जब भी वो बॉन्डिंग करेगा, इवन नंबर टाइम करेगा, 2 बार, 4 बार, 6 बार। अगर उसने ओड वाले से बॉन्डिंग करी ना, तो क्या दिक्कत आएगी, उसका एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाएगा, अनपेयर्ड, अयुग्मित रह जाएगा, जो उसको टेंशन देगा। इसलिए वो कभी ऐसा करता ही नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं ओड वाले से, किनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये इवन वाले से नहीं करेंगे। जैसे को मुझसे कहे ClF2 क्यों नहीं होता, लो मैं ClF2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर मैं ClF2 का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन कैसा मिलेगा, अनपेयर्ड मिलेगा। इससे टेंशन बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी देखना, ये भी देखो MCQ बनते हैं, जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं,
उनके अंदर हमेशा आपको यहाँ पे ओड नंबर मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब एक साथ कॉपी करेंगे। और इनकी डेफिनेशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ हेलोजेंस ओनली। ये सिर्फ हेलोजेंस के ही मिलने से बनते हैं। इनमें और कोई नहीं आता और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, सिर्फ हेलोजेंस ही आएंगे। चार तरह के होंगे, एबी टाइप, एबी3 टाइप, एबी5, एबी7। आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया हर एक का, अभी किसी को लिखना नहीं है। इनकी एक खास बात है, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। ये हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन। सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ दे तो, वरना इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। देखो आपको पता लगाते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों। जैसे आईसीएल है, वो इतना रिएक्टिव क्यों है? देखो, ध्यान दो सब लोग, आईसीएल इतना रिएक्टिव क्यों है? जो दोनों को कंपेयर करते हैं, एक क्लोरीन लेते हैं, एक आईसीएल लेते हैं। ये भी शेड पेयर है, ये भी शेड पेयर है। बताओ ये पेयर कौन खींचेगा? वो भी नहीं खींच सकता। ये दोनों ने बराबर खींचा, ऐसे कह दो आप। तो इसमें पोलैरिटी आई, इसमें कोई ध्रुवता नहीं आई, कोई प्लस माइनस नहीं बना। और यहाँ पे क्या होगा? पेयर कौन खींचेगा? क्लोरीन। क्या भाई इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई। और मैंने भी कहा था पोलैरिटी से बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। पोलैरिटी बॉन्ड को वीक कर देती है एक तरह से। देखो नो डाउट, ये मोर रिएक्टिव क्यों है? तो इसका आंसर पता क्या हुआ? ड्यू टू, क्या कहना चाहिए? ड्यू टू पोलैरिटी। ये पोलैरिटी की वजह से होता है। अच्छा, फ्लोरीन के साथ क्या उसमें रिपल्शन प्ले कर रहा होता है, उससे उसका बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए इसमें हम फ्लोरीन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम जो कंपटीशन कर रहे हैं अदर हेलोजन के साथ कर रहे हैं, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलो सब सेटिस्फाइड? कॉपी कर लो। यस फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? बताओ। दीज आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस, दैट शुड बी क्लियर। अच्छे से आना चाहिए। क्या डन है? ठीक है ना? इनकी एक रिएक्शन आती है हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। अब कर दूं फिर मैं? ठीक है, फास्ट सीखिएगा। देखो इनकी रिएक्शन आएगी, उसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ये है, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, बता सकते हो इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? करे कोई प्रिडिक्शन? जल अब गठन कर रहा है, तोड़ रहे हैं पानी से, इनको पानी से ब्रेक करा जा रहा है। चलो देखो मैं ट्राई करता हूँ, बताओ इसमें कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है? क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन पॉजिटिव है। तो फ्लोरीन के पास कौन जाएगा? वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट। और क्लोरीन के पास कौन जाएगा? वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट। बन गया स्ट्रक्चर। कितना इजी। बैलेंस बैलेंस कर लेंगे डिफरेंट है। आप तो सिंपल फंडे से कर देना बस। क्लोरीन के पास वाटर का पॉजिटिव पार्ट जाएगा और क्लोरीन के पास वाटर का नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव। बोलो क्लियर हो गया? ये भी कॉमन सी बात है। एक और बात आपको मैं शेयर कर दूं, जैसे ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना, इसकी शेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी मोलिकुलर शेप निकाल सकते हो? आप इसकी शेप निकाल सकते हो ना? निकाल के दिखाना मेरे को फटाफट, जल्दी करो।
इसका स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसकी शेप डिसाइड करो क्विक। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो और इसकी शेप डिसाइड करो। इसे क्लोरीन ट्राइफोमाइड बोलते हैं, ClF3। बनाओ पहले इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाओ, आज से कोई संरचना बनाओ। क्या रही? इम्पॉसिबल। नो नो, केमिकल बॉन्डिंग देखो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है हमें। गलत कह रहे हो, नीदर टेट्राहेड्रल नॉर पिरामिडल। इसका ना पहले स्ट्रक्चर बनाओ, मुझे बताओ स्ट्रक्चर बना के इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? गलत, sp3 भी नहीं आता, ना sp आता, sp2 भी नहीं आता, sp3d आता है। शी इज राइट। देखो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, देखो ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास भी 7, और यहाँ पे 3 बार क्या हो रही है, 3 बार क्या हो रही है, शेयरिंग। देखो 3 बार क्या हो रही है, शेयरिंग। देखो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। पता है इस टाइम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d। देखिए 3 पेयर यहाँ है और 2 पेयर यहाँ, 5 पेयर के लिए sp3d होता है। अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। पता है sp3d में ज्योमेट्री कैसी बनती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री बनती है। आपको शायद बताया बहुत बार, यहाँ पे इक्वेटोरियल साइड है, इनको एक्सियल साइड कहते हैं। और लोन पेयर हमेशा कहाँ आगे बैठते हैं, हमेशा इक्वेटोरियल पे आगे बैठते हैं लोन पेयर। देखो इसके अंदर ये वाली आपकी शेप बनेगी, ये वाली शेप, ये लोन पेयर है दोनों के दोनों। देखो ऐसे बनेगी शेप। अच्छा लोन पेयर कभी दिखते नहीं है, तो ये शेप कैसी काउंट होगी? नॉट लीनियर मैडम, ये भी तो बैठा है, टी शेप। टी शेप, टी आकृति बन रही है। ये पेड़ आपको नहीं दिखे, आप लिखे ना बाद में ना, सब ध्यान दो। ये लोन पेड़ नहीं दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट दिखाई देगा। अब ये वाले पार्ट को तो कोई भी क्या बोलेगा, टी शेप है। और अभी भी इसका आंसर परफेक्ट टी शेप नहीं है, क्योंकि इस लोन पेयर ने इस बोन पेयर को रिपेल किया है। इसको हल्का सा डिस्टोर्ट होना पड़ता है, ऐसे हल्का सा अंदर मुड़ना पड़ता है। पता है शेप को क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड टी शेप। क्या कहते हैं, डिस्टोर्टेड टी शेप। इसका नाम होता है डिस्टोर्टेड टी शेप्ड। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल है, डिस्टोर्टेड टी शेप्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। देखो ये सब टिप्स पे होना चाहिए, तब होता है सिलेक्शन। तो नोट करो, देखो स्ट्रॉन्ग करिए अपना केमिकल बॉन्डिंग एज मच एज यू कैन। इम्पॉसिबल। देखिए अगर एक्सेल पे आएंगे तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ जाएगा। अभी तो आपको लग रहा है लोन पे रिपल्शन बढ़ गया, मैं फैक्ट बताऊं, यहाँ पे एंगल 120 है, और 120 पे कभी रिपल्शन कंसिडर नहीं होता है। सच्चाई तो ये है, आपको लग रहा है कि लोन पे ऐसे आएंगे तो रिपल्शन कम होगा, वो एंगल 180 हो जाएगा। रिपल्शन ना 180 पे होगा ना 120 पे होगा। तो यहाँ लोन पे रिपल्शन हो ही नहीं रहा, उसके अंदर भी नहीं होगा जो आप कह रही हैं। लेकिन उससे लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन तो बढ़ेंगे, इससे लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन भी कम हो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पूछा आपने रिली। ये ना तभी तो मैंने कहा ना, लाओ डाउट लाओ, देखो मैं कितना थोरोली बता दूं आपको। अब तो क्लियर हो गया आपको। तो इसलिए ये लोन पे ही आगे बैठते हैं। ये भी रिसेंट जो पूछा है, जेई मेंस पे क्वेश्चन आया, उन लोगों ने इसके 3 स्ट्रक्चर बना के पूछा, ये डिस्कशन किया पर्टिकुलरली, इन तीनों में से ये बेस्ट क्यों है, लोन पे यहाँ क्यों नहीं बैठते, ये सब तो पार्ट था। अब ग्रुप 17 देखो हमारा फिनिश्ड है, हेलोजन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इसके भी PYQs आप लेकर आओ, मैं कराऊंगा सारे के सारे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं ग्रुप 16 की बिगिनिंग करने जा रहा हूँ, जिसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। हो गया, सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है। ठीक है ना, देखो पढ़ो यार, देखो मेहनत करने से होगा। और देखो आप जब आप कोशिश करेंगे ना, तो आपसे ज्यादा कोशिश करेंगे। आप एक कदम चलेंगे, हम 2 चलेंगे, लेकिन क्या है, आप चलेंगे नहीं तो फिर यार अकेले मेरे चलना तो कुछ नहीं होगा ना। आप कोशिश करिए, देखिए आपको और सिखाते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं। अब आप सबने कहा था टेट्राहेड्रल पिरामिडल, कहीं भी नहीं था। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल साफ दिख रहा था, sp3d हाइब्रिडाइजेशन था। कई लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं पाए, स्ट्रक्चर नहीं बना उनसे, तो ये बेसिक की कमी है। केमिकल बॉन्डिंग बढ़ाते हुए बहुत बार बोला था, पहले स्ट्रक्चर बनाया गया। और अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, आपको इतनी बार बार हाइब्रिडाइजेशन की नीड होगी। सारा केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए उम्मीद है सबने बना लिया है सब, ठीक है फाइनल है। अब टॉपिक नोट करिए, ग्रुप 16। ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं फिर।
दो फैमिलीज हमारी फिनिश हो चुकी हैं, नोबल गैसेस, और एक फैमिली हमारी हो गई थी पर्टिकुलरली ऑफ हैलोजेंस। अब ऑक्सीजन फैमिली की बिगिनिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये इसके मेंबर्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसका टॉमी नंबर 8, इसका 16, इसका 34, इसका 52 और इसका 84। देखो ये इनके एटॉमिक नंबर से, परमाणु क्रमांक। अभी नोट मत कीजिएगा, जैसे मैंने बताया था ना, इनको याद करने की ट्रिक है, देखो वही दोबारा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ कितने का डिफरेंस, 8 का, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 32। अब अगर एक और एलिमेंट यहाँ डिस्कवर हुआ, बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 116, 32 इसमें ऐड कर दो, पता उसका आईपीसी नेम क्या होगा, इसका सिंबल यू, यू हेक्सियम, हेक्सियम बोलेंगे ना, H, ये लो, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है। अच्छा आपको एक बात बता दूं, पोलोनियम से रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हो जाती है, 84 से रेडियो एक्टिविटी शुरू है, दोनों रेडियो एक्टिव माने जाएंगे। तो हमारा मेन, मतलब बता दिया मैंने आपके नॉलेज के लिए कि पोलोनियम से स्टार्टिंग होती है रेडियो एक्टिविटी। चलो खैर, इनको चैल्कोजेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कराया, शायद कल भी आया था। तो कहते हैं इनको चैल्कोजेंस, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। गुड, दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इनसे ओर बनते हैं, एस बनते हैं, एस। आपने कभी मेटलर्जीज पढ़ी हो ना, आप कभी देखना, ज्यादातर ओर के अंदर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, तो ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, अयस्क बनाने वाले तत्व जिन्हें कहते हैं। हम कहते हैं इनको चैल्कोजेंस, इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं, फिर CHAL, चैल्कोजेंस। ठीक है, आई बात समझ, कॉमन सी बात है, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p4। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। देखो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2 NP4, NS2 NP4। जैसे वो NS2 NP5 थे हेलोजेंस, कल था NS2 NP6, ऐसे ही NS2 NP4। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये आता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसे। बोलो क्लियर हो गया। अभी नहीं कर, डिस्कशन शुरू करेंगे, कॉपी करना कर दो। ऐसे लाइक कभी ये वाली फैमिली भी कोशिश करते हैं एंड करते हैं। क्लियर सो फार। ठीक है। अब देखो पहला इसमें डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एटॉमिक साइज। देखो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज कहाँ स्टैंड करता है। देखो इनका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीजेस, बढ़ता है डाउन द ग्रुप, मैं लॉन्ग सी है। एटॉमिक साइज स्मॉल है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक साथ लिखेंगे। फिर बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, हाई होती है, लेकिन छोटे है ना, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीजेस। ये भी कॉमन सी बात है, को बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब देखो एक बहुत अजीब सा डिस्कशन, ये 100% आएगा, ये हर टेस्ट सीरीज में आता है। देखो मैं आपसे पूछूंगा भी, शायद आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बताओ हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में रिपल्शन का इफेक्ट होगा। बताओ ऑर्डर क्या बनेगा, सल्फर की हाईएस्ट होगी, उसके बाद, देखिए अब ये गड़बड़ हो गई। जान के मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा, ऑक्सीजन की ना अपनी पूरी फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन फैलती है। देखो ये क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में आता रहता है। वो हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आ गई थी, इसमें ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रोवैलेंट फैलती है, इसका मतलब ऑक्सीजन में कुछ ज्यादा ही पर्सन हुआ है।
ऑक्सीजन में कुछ ज्यादा रिपल्शन हुआ है, बहुत ज्यादा रिपल्शन, इसको सबसे कम बना दिया इसने। पता है इसके पीछे रीजन क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? ऑक्सीजन हैज कॉम्पैक्ट साइज। उसका साइज ना बहुत कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होता है जैसे सिकुड़ा होता है ना, श्रिंक हुआ हुआ, तो उससे रिपल्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वर्ड लिखा है एग्जैक्टली एनसीईआरटी में, कॉम्पैक्ट साइज। आप भी ये वर्ड याद रखो, जब तक कोई असर्शन रिजल्ट पूछना वो आपसे ये रीजन दे दोगे। ऑक्सीजन के कॉम्पैक्ट साइज ने रिपल्शन को बढ़ाया, प्रतिकर्षण को बढ़ाया, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोन एंथैल्पी लीस्ट है, लीस्ट सबसे कम अपनी फैमिली में। देखो इसलिए कहते हैं रिवीजन भी करना पड़ेगा, सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, चीजों को मेमोराइज भी करना है, और ये बार बार पढ़ने से आता है। देखो ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रोन एंथैल्पी, कितना सरप्राइज था, और हर टेस्ट सीरीज में आता है, या कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओगे ही क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लो तीनों बातें नोट करो फटाफट। एटॉमिक साइज भी लिख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मेंशन कर लो, और ये भी मेंशन कर लो दिस इज व्हाट है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां स्टैंड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये आना ही आना है। बातें नहीं, प्लीज बोलो मत कोई बच्चा, ठीक है, किसी को बोलना नहीं। चलिए बच्चे फाइनल है, तो दिक्कत यहां तक कॉमन है बिल्कुल। नेगेटिविटी की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फैमिली में हाई मिलेगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीजेस। तभी तो ऑक्सीजन केमिस्ट्री में क्या है, सेकंड नंबर पे आता है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ये भी कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। ये है सबसे मेन चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये समझना है। ऑक्सीजन की अपनी फैमिली में लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे कम। और बहुत ही अजीब बात, सरप्राइज है अपने आप में ये। चलो ये बात भी हमारी कॉमन सी है, फाइनल हो गई, कोई बहुत टेंशन वाला मैटर नहीं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन संख्या। वेरी स्टार्ट। देखो जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बताओ 6 वाला क्या करेगा, या तो 2 लेगा, या 6 के 6 दे देगा। देखो सुनो, इनकी रेंज आ गई, ये इनकी रेंज आ गई, -2 टू +6। किसी को लिखना नहीं है अभी, ये रेंज आ गई। जैसे वहां पे रेंज क्या थी अनुजन से, -1 टू +7, यहाँ पे -2 टू +6। एक बात और है, अब रुक जाओ, इस रेंज में ना ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन बीच में नहीं आ पाएगा। देखो ऑक्सीजन के साथ क्या प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की स्टेट -2 भी होती है, -1 भी होती है, -½ भी होती है, +1 भी होती है, +2 भी होती है, इससे ऊपर नहीं स्टेट होती। देखो मैं आपको तीनों का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको फील भी आएगी इससे ऊपर क्यों नहीं होती। जैसे -2 वाला तो बहुत सारे एग्जांपल है। जब भी कोई ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की स्टेट कितनी होती है, -1। -1 मैडम, -½ होती है सुपर ऑक्साइड में। रेडॉक्स रिएक्शन में करा चुका हूं मैं आपको, रेडॉक्स रिएक्शन याद करो, वहां पे स्टेट निकालना आपको सिखाया था। आप किसी की भी निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट। पता +1 स्टेट ऑक्सीजन की कब आती है, पता पहली बात तो ऑक्सीजन की पॉजिटिव स्टेट कब आई, जब वो किससे बॉन्डिंग करेगा। सोचो, दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन की पॉजिटिव स्टेट के लिए ऑक्सीजन किससे बॉन्डिंग करे, बताओ तो ही किससे बॉन्डिंग करे, बताओ पीछे, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। ऑक्सीजन को पॉजिटिव स्टेट दिखाने के लिए किससे बॉन्डिंग करनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस अ फैक्ट। वरना ऑक्सीजन की पॉजिटिव स्टेट आ ही नहीं सकती। ऑक्सीजन खुद केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब वो फ्लोरीन से बॉन्डिंग करेगा तो प्लस स्टेट आएगी। पता +1 कब आती है, जब बनता है कंपाउंड O2F2। और पता +2 कब है, जब कंपाउंड बनता है OF2, या +2 आती है। देखो आप अच्छे से रियलाइज करो, आप -2 कब आ रही है, -1 कब आ रही है, -½ कब आ रही है, +1 कब आ रही है, +2 कब आ रही है। -2 आती है ऑक्साइड्स में, इनको ऑक्साइड कहते हैं, नो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। -1 आती है पर ऑक्साइड में, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
माइनस हाफ आ रही है सुपर ऑक्साइड में, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये इस बार आया था, ये क्वेश्चन था इस बार 2025 में नीट के अंदर। ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है और ये भी ऑक्सीजन फ्लोराइड है। वेरी सिंपल, वहां +1 वहां +2। और क्या आप नोट कर लो फटाफट, ऑक्सीजन इस रेंज में नहीं आई। ऑक्सीजन की स्टेट ये रहेगी -2 टू +2। ये ऑक्सीजन के लिए हमने रेंज बना दी, अदरवाइज बाकी के लिए रेंज है, नोट कर लो। So far, that should be final now. Next one heading is that is termed as hydrides. अब देखो इनके भी हाइड्राइड्स आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स हैं। वाटर है, H2S, H2SE, H2PE एंड H2PO। देखो ये इनके हाइड्राइड्स हैं, देखो ये इनके हाइड्राइड्स हैं, देखो ध्यान देना। अब देखो इनके अंदर भी हम वही करेंगे जैसे हमने हेलोजन्स में किया, थर्मल स्टेबिलिटी पहले चेक करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी अभी नोट मत कीजिएगा प्लीज। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद हम बात करेंगे लाइक रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बोन एंगल, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे इनका। देखो चलो इस सब में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इनको ना नंबर अलॉट कर रहे हैं, टाइम बचा हुआ था ना, इजी रहेगा। इसको नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 4 5। चलो थर्मल स्टेबिलिटी से शुरुआत कर रहे हैं, उसमें स्थायित्व। अगर मैं इन सबको हिटअप करूं, ये टूटेंगे। सबसे मुश्किल से कौन टूटेगा, जल्दी बताओ। सबसे मुश्किल से किसके बॉन्ड टूटेंगे, H2O के। क्यों, ऑक्सीजन का साइज छोटा है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। नो डाउट सबसे मुश्किल से इसके बॉन्ड टूटेंगे। इसके पास मैक्सिमम क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। बोलो आ रहा है समझ, सोचना है आराम से। हमें देखना बॉन्ड में कितनी स्ट्रेंथ है। अब एक साथ कॉपी करते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का बताओ, आराम से ऑर्डर बन जाता है, वेरी इजी। देखो कितना आसान है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। पता है रिडक्शन करने में ना अपने में से हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। बताओ सबसे आराम से हाइड्रोजन कौन निकालेगा, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली 5। क्यों, साइज बड़ा है, बॉन्ड तोड़ना आसान है। शी इज राइट। 5 के बाद 4 3 2 1, इसका आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे आराम से H+ कौन निकालेगा, अगेन 5। क्यों, साइज बड़ा है, बॉन्ड तोड़ना आसान है। नेचुरल सी बात है, यही आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ। यस सर। देखो अब ये है बहुत डेंजरस, ये आएगा नीट पे, ये आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रीजन। बताओ मैक्सिमम एंगल किसका है, तो बताइए आप में से मैक्सिमम एंगल किसका है, वाई, जल्दी बताओ। लेकिन वाटर का, शी राइट। उसके बाद H2S का, नो डाउट। यह देखो इस पर इसका ऑर्डर ये बनेगा। चलो इन लोगों ने ये बात तो सही बताई। अब बताओ वाटर का एंगल मैक्सिमम क्यों है, पोलैरिटी। पोलैरिटी से एंगल थोड़ा बढ़ता है, पोलैरिटी का एंगल से कोई मतलब नहीं है, सॉरी ये तो गलत है। बताओ इसका एंगल ज्यादा क्यों है, जल्दी बताओ, इसको बताना है। फिर खींच लेगी अपनी साइड, फिर देन व्हाट, कुछ कहना आप बताओ, पीछे कह रहे हो।
लोन पेड सल्फर के पास भी है, दो दो लोन पेड सल्फर के पास भी है, सेम स्टोरी है। बताओ क्यों वाटर का एंगल ज्यादा क्यों है? रीजन दो, रीजन। रीजन का कंपटीशन है। ये सब बच्चों को पता होता है वाटर का एंगल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हम्म। ये कुछ नहीं, वो तो मैंने बनाया, एक साइड दो साइड कहीं दिखा दो, ये कोई इशू नहीं। ये रीजन ही नहीं है कि आप ये एक साइड है दो साइड है। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, इसका रीजन ही बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं। इस पे रीजन का ही कंपटीशन है। एक दिन मैंने बोला था, शायद कुछ दिन पहले यहाँ आया है। देखिए जो ऑक्सीजन होता है ना, जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से होते हैं? हाइब्रिड, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जो मिक्सिंग से बने होते हैं। तो पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनके अंदर ना हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होते। इसके अंदर ठीक से एस और पी मिल ही नहीं पाते। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। आप बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? ऑर्बिटल्स को मिक्स होना होता है, मिलना होता है। इसके पास जो ऑर्बिटल है ना, टू एस और टू पी है। ये तो आपस में मिल गए, ये नहीं मिल पा रहे। क्योंकि थ्री एस और थ्री पी में क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। फोर एस और फोर पी में क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। सच्चा ये। और हाइब्रिड और बैटल के बीच में एंगल ज्यादा होता है, दिस इज द रीजन। देखो सुन लो दोबारा से, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, देखो दोबारा देख लो प्लीज। बॉन्ड एंगल देखने जा रहे हैं। वाटर के अंदर मैक्सिमम एंगल है। द रीजन इज व्हाट? बिकॉज ऑक्सीजन यूजेस इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो अपने संकृत कक्षकों का प्रयोग करता है। वाइल अदर्स, यार एक मिनट चुप रहना। नहीं, देखो, ऑप्शन यूजेस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वाइल वाइल बात मत करो। अदर यूजेस, अदर यूजेस प्योर पी, ऑलमोस्ट प्योर पी कहना चाहिए। ऑलमोस्ट प्योर पी, इसका मतलब उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। देखो सेंटेंस को पढ़ के देखो, लिखने की जल्दी नहीं, इसको पहले अच्छे से फील करो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑक्सीजन ने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रयोग किया और उन्होंने अपने प्योर पी को यूज किया। देखो इसका एक सबूत देता हूँ बड़ा अच्छा। देखो इसका एक प्रूफ है बहुत अच्छा। एक मिनट रुक जाओ, अभी जल्दी नहीं करते। किसी को पता है वाटर का बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5 डिग्री। और H2S में कितना एंगल है? जस्ट 92 डिग्री। इतना बड़ा गैप। इतना बड़ा गैप आने का मतलब कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ इसी बात की है कि सल्फर ने क्या यूज किए हैं अपने प्योर पी ऑर्बिटल यूज किए हैं, क्योंकि पी के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो 90 आ रहा है लगभग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, रीजन पता होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वाटर वाटर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सब क्या बनाते हैं? वेंडरवॉल। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट। उसके बाद बताओ किसका आएगा बॉइलिंग पॉइंट? फिर क्या चेक करेंगे हम? एरिया चेक करेंगे। वेंडरवॉल फोर्स में रोल एरिया का होता है, बताओ मैक्सिमम एरिया किसका है? H2PO। अब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। H2PO more than H2PE, more than H2SC and more than H2S। देखो ये इसका आंसर है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन गया। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बोलो सब अच्छे एग्री हुए? वहां चेक करी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी में चेक करा हमने वेंडरवॉल फोर्स। डिपेंड्स अपॉन एरिया। नोट करो। अब आप नोट करो, को मना नहीं कर रहा है। किसी को बोलना नहीं, हाँ, माय नॉट, लिख लीजिए आप आराम से। लास्ट सेंटेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा।
ये इसका प्रॉपर ऑर्डर में ये फीचर्स वही मैं तो ज्यादा नहीं अपना ट्रैवल चेक कर लेना ठीक है सर uses hybrid or metals while other uses almost pure P क्लियर सो फार ऑक्सन ने यूज किया अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और अदर ने यूज किया ऑलमोस्ट प्योर पी इस वजह से वाटर का एंगल मैक्सिमम मिलता है और अदर्स का एंगल लेस मिलता है उससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल ज्यादा होता है प्रैक्टिस दैट है सब बच्चे कॉपी कर चुके कर जरा कीजिए कीजिए कह लो पीछे नोट करें करें ठीक है सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है दैट शुड बी क्लियर ये हमने ये एंगल का लेक्चर भी कर लिया सब चीजें पता लग गई नेक्स्ट वन हेडिंग इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर अगला आर्टिकल है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बात मत करिए कोई भी इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है शायद यहाँ से भी क्वेश्चन 2025 में आ गए और फिर से एक्सपेक्टेड है यहाँ से प्रॉब्लम मिलेंगी दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बात मत करिए जैसे भी हम सीख के आए थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस ऐसे होते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखो सल्फर के ऑक्सो एसिड कौन कौन से हैं आपको पहले आया समझ व्हाट्स ऑक्सो एसिड एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन गुड अब नोट मत करना दें देखो जैसे सबको पता है ये फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड अभी कर लेंगे कॉपी आराम से सबको पता है ये ऑक्सो एसिड है इसमें ऑक्सीजन है। एक होता है सल्फ्यूरस इसको सल्फ्यूरस कहते हैं दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस ये सल्फ्यूरस ये सल्फ्यूरिक नोट मत करना एक होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड पायरो उसका फॉर्मूला ये होता है बताएंगे भी इसका नाम पायरो क्यों रखा गया अब इसका रीजन देंगे इसी का नाम ओलियम भी होता है ओलियम अभी समझा देंगे सबकी बात सबके बारे में पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम भी कहते हैं एक होता है परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड अभी मैं प्रॉपर रीजन दे दूंगा पहले मैं नेम लिख दूं परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इसी का नाम होता है मार्शल्स एसिड सॉरी कैरोज एसिड जैसे कैरोज एसिड कहते हैं और एक होता है परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और इसी को बोलते हैं मार्शल्स एसिड देखो और बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन अगर आपको इतना भी आए ना तो यू विल बी विनर देखो आईआईटी के लिए और स्टडी करना पड़ता है बहुत बहुत लंबा लेक्चर है इसके ऊपर बहुत सारे एसिड्स हैं तो एटलीस्ट अगर आपको ये भी आए तो भी अब आराम से सिलेक्शन हो जाएगी चलिए इसको जरा नोट करिए आप अभी सबके बारे में बताऊंगा वन बाय वन बातें नहीं करनी चुपचाप प्लीज काम करनी है बोलिए ना
पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इधर नीचे लिखा है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो मोनो है उसका नाम कैरोज है, कैरोज, इसको बोलते हैं मार्शल सल्फेट। ठीक है, अब देखो इन सबके बारे में स्टडी करना होगा हमें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है इसके अंदर ना, यहाँ से भी क्वेश्चन था 2025 में। देखो पेपर सब जनरल आता है, अब पीवाईक्यूज देखो उससे पता लग जाएगा कि क्या स्टडी का लेवल रखना चाहिए। फिर सब बच्चों ने कॉपी करी उम्मीद है, नोट कर चुके। अब देखो मैं सबको सिखाता हूँ वन बाय वन। चलिए ध्यान दीजिएगा देखिए, अभी सबके रीजंस मिल जाएंगे, थोड़ा सा अटेंशन पे करना। देखिए देखो जो हमारा पहला वाला एसिड है सबसे ऊपर, यहाँ पे सल्फर की +4 स्टेट है, और यहाँ पे आपको सल्फर की +6 स्टेट मिलेगी। ये सल्फर की हाईएस्ट स्टेट है, ये लोअर स्टेट है, लोअर। तो लोअर के लिए क्या बोलते हैं, बस जैसा नाम रखा हमने सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस। अस कहने के पीछे लॉजिक है, सल्फर की लोअर स्टेट होगा, अभी लिखिएगा नहीं, सल्फर की लोअर स्टेट। वैसे ये डायबेसिक एसिड है, द्विअक्षारीय अम्ल है ये, डायबेसिक एसिड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, पता है इसके स्ट्रक्चर में कितने OH बॉन्ड आएंगे, पक्की बात 2 आएंगे। देखिए आपको एक बात पता हो शायद, जितनी किसी एसिड की बेसिसिटी होती है ना, अक्षारकता, उतने ही वहां पे क्या होना चाहिए, OH बॉन्ड्स। इतना ही वहां पे क्या होना चाहिए, OH बॉन्ड्स। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर, सुन ले। जितनी उसकी बेसिसिटी उतने ही OH बॉन्ड। तो इसकी अक्षारकता 2 है, अक्षारकता 2 है, डायबेसिक एसिड है, इसलिए इसमें 2 OH बॉन्ड आ रहे हैं। ये होता है स्ट्रक्चर H2SO3 का। बोलो फाइनल है, जल्दी से इसको बनाइए, एक एक को बनाते चले जाइए आप लोग। H2SO3 बोलते हैं इसको, डायबेसिक एसिड, और ये द्विअक्षारीय अम्ल है। 2 OH बॉन्ड आना इसके स्ट्रक्चर में जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फाइनल है, बन गया पहला केस। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए आपको बताओ सल्फ्यूरिक, एक का रीजन मैंने आपको दे दिया, ये भी डायबेसिक एसिड है, ये भी डायबेसिक है। तो इसमें कितने OH बॉन्ड आएंगे, 2 ही आएंगे। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है तो वो यहां लग जाएगी। देखो ये होता है H2SO4, बना लीजिए इसको, स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO3 भी हो गया, H2SO4 भी हो गया, ये दोनों बड़े सिंपल है। ठीक है, इनमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। H2SO3 भी हो गया, H2SO4 भी हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं न्यू स्लाइड से कर दूंगा इसको। हो गया, यहां तक कॉपी हो गया। अब देखो बात करते हैं H2S2O7। अब इसकी बात करेंगे जरा, सब देखो टेंशन पे करना। इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो। आपको पता है पायरो वर्ड कहां पे लगाते हैं, ये पायरो प्रीफिक्स कहां पे लगता है, देखो जरा इसका फंडा समझना, सब बच्चे जरा अटेंशन पे करें। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर दो, पूरे को 2 से गुणा कर दिया और वाटर माइनस कर दो इसमें से। देखो अगर आप ऐसे करते हैं ना तो H2S2 7 बनेगा ये। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, सल्फर 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे, और वाटर माइनस करके ये बन जाएगा। अगर ऐसा कहीं हो रहा हो तो वहां पायरो लगाना पड़ता है, पायरो, PYRO, पायरो। ये रूलिंग है, IUPAC का रूल है, वहां पायरो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। सच्चा ये क्वेश्चन होता है कि आपने पायरो प्रीफिक्स का मतलब बताओ क्या है। तो पायरो का मतलब आपने डबल करके वाटर माइनस किया था, कहीं भी अगर डबल करके वाटर माइनस किया आपको वहां पायरो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड,
पैरो एसिड बहुत सारे होते हैं, तो पैरो वहां बोलना है जहां पे डबल करके वाटर माइनस की है। एक बात अभी और सुनिएगा, इसी को ओलियम कहते हैं, ओलियम। किसी को पता है ओलियम कैसे बन रहा होता है? जब H2SO4 में SO3 को डिसॉल्व करते हैं, अगर आप इसमें SO3 को घोल देना तो भी क्या बन जाएगा? H2SO7। जोड़ के देख लीजिए, H2SO4 में SO3 मिलाएंगे तो H2SO7 तब भी बन जाएगी। अभी एक साथ लिख लेंगे बच्चे, जरा सब ध्यान दो। अब एक बात और सीखो, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +6 ही आएगी, +6 ही आएगी। और एक बात और बताऊं, ये भी डायबेसिक है, ये भी डायबेसिक है, ये भी डायबेसिक है। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, देखो ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, दो OH बॉन्ड आएंगे, एक के पास, एक दूसरे के पास, बाकी का ऑक्सीजन कॉमन है, और इधर 3 ऑक्सीजन इधर एडजस्ट हो गए, दो इधर और दो इधर। देखो ये बन जाता है H2SO7। दैट शुड बी क्लियर। आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हैं एज यू लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बिल्कुल फिक्स पेपर है, कहां से क्या आएगा उसी में देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन। अभी सर फोन मेरा 5 मिनट में मेरा लेकर आता है, फोन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो जरूर मैं फोन। चलो बच्चे, क्लियर हो गया सबको? तो स्टूडेंट्स डन। H2SO7 पारो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, बहुत आसान है। पैरो कहने के पीछे पर्पस क्या है? स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। इसी को ओलियम कहते हैं, और ओलियम की जो फॉर्मेशन होती है ऐसी होती है, H2SO4 में SO3 को डिसॉल्व करना पड़ता है। चलिए होपफुली क्लियर। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड, कॉम्पिटिशन फेवरेट, इसको हटा रहा हूं मैं, H2SO5। इसको बोलते हैं परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। आप एक काम करिए, अच्छा पहले जरा सब ना इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, निकाला जरा प्लीज। एक्स मान के सल्फर की स्टेट निकालो, क्विक फटाफट। एक्स एज्यूम बोलो सल्फर की स्टेट को, जरा सल्फर की स्टेट निकाल के दिखाओ कितनी आती है। जैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन में करते थे ना, आप भी एक्स एज्यूम करते तो, लेकिन जल्दी डिसीजन है कितनी आई? +6 है। सरप्राइज? नो नो नो, यू आर राइट, यू आर राइट। आप सब सल्फर की एक्स मान के स्टेट निकालिए। बॉयज कितनी है? तोहिद कितनी है? मिस्टर तोहिद, तोहिद हसन कितनी है? कोई भी है। हाँ, कोई भी नहीं, आप ये सब स्टेट निकाल के दिखा, बाकी तो बातें जाएंगे, आपको स्टेट निकाल के दिखा। कितनी आई? किसी के को आंसर आया? वहां पर कितना आंसर आया? 5 तो आ भी नहीं सकता, स्टेट निकालेंगे तो +8 आएगी, एक्स मान के निकालेंगे तो +8 आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, देखो सुनो एक मिनट बच्चे, जो पूछा देखो उसको फॉलो करेंगे तो राइट आंसर जो भी है बताया करो। आप एक्स मान के निकाल लीजिए, आपका आंसर +8 आएगा। अब यहाँ पे ना एक सरप्राइज बात होगी, देखो ये तो सॉल्व कर रहे होंगे यार, ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर हो तो नहीं सकता ना। अभी रेंज नहीं सीखी थी हमने, रेंज क्या थी बताओ? -2 +6, कैसे आ गई +8? +8 कैसे आ गई? +8 तो हो नहीं सकता। ठीक है आपने ऐसे करा हुआ है, लेकिन किसी ने किया तो गलत तो हो ही रहा है। ये तो नीट में आया था। अब सुनो क्या गड़बड़ हुई। इसका मतलब ये था, मैंने रेडॉक्स में कहा था आपसे, कभी भी एक्सपेक्टेड स्टेट ऐसे आए जो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब वहां क्या है? परऑक्साइड बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड है, पक्का इसमें परऑक्साइड बॉन्ड। देखो इसका नाम क्या रखा गया? परऑक्सो। इसका मतलब यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है। देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो देखो ये होती है H2SO5। पता है इसकी खास बात क्या है? देखो नोट मत करना अभी, इसमें जो दो ये वाले ऑक्सीजन है ये परऑक्साइड है,
ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, परऑक्साइड है। देखो ये ऑक्साइड है। अगर आप अब स्टेट निकालेंगे ना, आपको राइट आंसर अब मिलेगा +6 आएगा। ऐसे निकलेगी सल्फर की स्टेट। एक्स मानी ऑक्सीजन 3 3 × -2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 × +1 करना पड़ेगा, और ये 2 × -1 करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ परऑक्साइड। सॉल्व करने से कितना आएगा, +6। तो कभी भी ना, एक बार लिख लेंगे, कभी भी जो स्टेट आप निकालें और वो कभी यहाँ आ ना सकती हो, इसका मतलब वहां परऑक्साइड बॉन्ड होता है। ये परऑक्साइड बॉन्ड की पहचान है, ये नीट में हर साल आता है, इसलिए तो उसका नाम रखा परोक्सो। परोक्सो तभी तो कह रहे थे परऑक्साइड बॉन्ड का मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनो का मतलब एक बार, एक ही सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिक्यूल लिया। ठीक है, अब रुक जाओ, इसका नाम है कैरोज एसिड। कैरोज, अब देखो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। कैरो यूनो इजिप्ट की कैपिटल है, तो कैरोज एसिड कहते हैं इसको। इसका रीजन नहीं पता, ये याद करने वाली बात होती है। वैसे स्टेट आपके सामने +6 आ रही है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। ओके, अब आप कॉपी करने को मना नहीं कर रहा। ये माइनस वाला देखो, इसमें कॉपी करना आप कर ले, हमें आपको टेंशन नहीं, हम तो कह रहे हैं। ये माइनस वाले को ठीक से कर लीजिएगा प्लीज। जो दो ऑप्शन है वो -1 वाले ऑप्शन है, बाकी 3 -2 वाले हैं, हाइड्रोजन तो +1 होता ही है, तो ये कैंसिल हो जाता है एक्चुअली में यहाँ पे ना, इसलिए आंसर +6 आ रहा है। और +8 आंसर हो नहीं सकता, रीजन क्या है, क्योंकि सल्फर की तो इतनी स्टेट कभी होती ही नहीं। ये आया था नीट में इस बार, हर साल आता है, जाके देखो इस बार भी आएगा। अच्छा, बातें नहीं है, बस बोलिए। सल्फर की स्टेट यहाँ पे कितनी आ रही है, +6। दैट्स इंटरेस्टिंग। आंसर बोल कैरोज एसिड, peroxo monosulfuric acid, remember, peroxo monosulfuric acid। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। चलिए, होपफुली क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जरा इसके अंदर भी सल्फर की स्टेट निकालिए सब लोग अपने आप, एक्स अज्यूम करके। क्विक, कितना आता है, पहले आराम से एक्स मान के निकालिएगा, कितना आता है निकाल के देखो, ऑनेस्टली बिल्कुल। डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इम्पॉसिबल। आ भी नहीं रहा, 14 गलत करनी है कैलकुलेशन, 12 आ रहा है। पर एटम निकालते हैं ना, तो पर एटम कहाँ से 14 आ रहा है। अच्छा सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, नो सॉरी मैडम। मैं सर फिर मैंने सिर्फ एक्स रखा है। कितना आ रहा है, +7 आ रहा है, और +7 कभी होता नहीं है। इसके अंदर भी पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसका मतलब ये +7 आने का मतलब है कि यहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। देखो सब सुन लें, +7 कभी भी नहीं होता। मैडम यहाँ पे ध्यान दें, देखो ये होता है peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसके अंदर भी क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। वो तो साफ पता लग गया था, स्टेट ही ऐसी आ रही जो कभी हो नहीं सकती। इसको बोलते हैं peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखो पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, और इसी का नाम मार्शल्स एसिड है, मार्शल्स। ये नेम याद करना पड़ेगा आपको। तो हमने पर एसिड के बारे में भी सीख लिया, कैसे पता लगाते हैं। थोड़ा बहुत ये लेक्चर हुआ ऑक्सो एसिड और सल्फर के बारे में, इसे कॉपी कर लें सब लोग। ठीक है, वो ये ना पीवाई क्यूज लेकर आए, आप क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन से और इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे और भी केमिस्ट्री है बहुत सारी बताने में, लेकिन अपना आप जैसे एनसीईआरटी की बात करें, नीट की बात करें, तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर आएगा नहीं।
ठीक है बच्चे, ये हमारा फिनिश हुआ, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब इसमें डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब थोड़ा वो लेक्चर हमारा H2SO4 को लेके होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उनको स्टडी करते हैं। सबने कॉपी कर लिया इतना? ठीक है। तो मार्शल्स एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड वी हैव सीन, कैसे परऑक्साइड बॉन्ड का पता लगाते हैं, तो ये सब चीजें हो गई। अगला हेडिंग है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब इसको शुरू कर रहे हैं। देखो, पहले हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, इसको बनाते कैसे। और इसको बनाने के लिए यूज करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या यूज करेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो सब अटेंशन पे ना, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि कहते हैं इसको हिंदी में। जैसे आज हमारी क्लास में क्या आया था, डिकेन्स प्रोसेस। बताओ, डिकेन प्रोसेस से हमने क्या बनाया था? क्लोरीन। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। संपर्क विधि कहते हैं इसको। देखो लिखना नहीं, अब ये बड़ा सरप्राइज टॉपिक है अपने हमें। देखो मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। इसका पहला स्टेप क्या होगा, इसमें सल्फर को ना बर्न करना होता है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। मैं लिखेगा, अभी कुछ जनरल केमिस्ट्री आई, कोई जहाँ मेन बात आएगी बता देंगे। इसके बाद ना सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड का फिर ऑक्सीडेशन करना होता है। देखो इसका फिर ऑक्सीडेशन कर रहा है, और यहाँ पे क्या बनाना होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी नोट मत करना प्लीज। देखो जो ये स्टेप होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। लेकिन इस स्टेप में ना एक प्रॉब्लम आती है, ये स्टेप ना रिवर्सिबल होता है। देखो सुन, अभी पता लग जाएगा ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जितना भी मेथड सिखा रहा हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। अभी पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्टेप रिवर्सिबल है। अब पता है रिवर्सिबल से क्या रिस्क होता है? रिवर्सिबल में ये रिस्क होता है, इसका यील्ड घट जाता है। पता लगा ये कम बन रहा है, हमें ज्यादा चाहिए। और एक बात और, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अच्छे यील्ड के लिए हम चाहते हैं SO3 बहुत सारी बने। हम यहाँ लगाते हैं ली चैटलियस प्रिंसिपल, लास्ट डालिएगा नहीं है। किसी को पता है ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाए, तो उसके लिए क्या लगाएं? बताओ, कैसा प्रेशर, कैसा टेम्परेचर? मुझे SO3 बनाने के लिए कैसा प्रेशर और कैसा टेम्परेचर लगाना चाहिए? पहले प्रेशर बताओ। प्रेशर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? बताओ, देखिए कई लोग बोल नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस से बताइए जो भी कहना। देखिए रॉन्ग हो जाएगा तो अगर कुछ ऐसे किए। बताओ। पक्की बात है हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, अगर आप हाई प्रेशर लगाएंगे आपकी रिएक्शन आगे जाएगी। इधर गैसेस मोल कितने हैं? 3। उधर गैसेस मोल 2 है। आपको ज्यादा से कम की तरफ शिफ्ट करना है तो हाई प्रेशर लगाते हैं। फैक्ट आपको मैंने सिखाया था, मैंने रिएक्शन कांस्टेंट से आपको सिखाया था, क्यू से सिखाया था। और बताओ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? उसको लो होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। देखो आपका क्वेश्चन तैयार होगा, अभी लिखना नहीं किसी को भी। अगर हम चाहते हैं कि इसका यील्ड अच्छा खासा बने, इसकी परसेंटेज अच्छी खासी बने, इसका गुड यील्ड आए, तो वी मस्ट अप्लाई हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हमें ये कंडीशन लगानी चाहिए। ठीक है, अभी किसी को लिखना नहीं है। एक बात और है, इस प्रोसेस में एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। याद करना पड़ेगा यार, देखो कहीं कहीं याद करना पड़ता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देखो ये इसका कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक। आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन ही मिल रहे हैं आजकल ना, लर्न करने वाली केमिस्ट्री। ये कैटलिस्ट है, याद करना। जैसे डीकन प्रोसेस में कैटलिस्ट था क्यूप्रिक क्लोराइड, यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? देखो तीसरा स्टेप बहुत सरप्राइज है। देखो देखेंगे कौन उस बात को कैच करे। ये जो गैस बनती है ना, हम इसको H2SO4 में पास कर देते हैं, और H2SO4 में पास करके बनाते हैं ओलियम। वी जस्ट डिस्कस ओलियम इज व्हाट। और इस ओलियम में हम वाटर मिला के ना, हम क्या बना लेते हैं? H2SO4। देखो अभी कुछ नहीं कॉपी करना। अब देखो मैं ना, आप ना ध्यान से देखो, इस पूरे मेथड को ध्यान से देखना है बस। मैं एक चीज ना बड़ी अजीब कर रहा हूं, बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज। चलो बताओ क्या सरप्राइज हो रहा है। देखो चारों स्टेप को ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से देखते हैं। मैं एक चीज बड़ी सरप्राइज कर रहा हूँ। इसमें ना दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी करेक्ट पर रिएक्शन। सॉरी, तो सरप्राइज होने वाली बात। बताओ मिस्टर तौहीद और स्पेशल, तो बहुत अजीब बात हो रही है, बहुत स्टनिंग बात है। बताओ, बताओ पीछे क्या कहना।
जो कहना क्लियरली बोलो मेरे से बताओ, क्या स्पेशल है इन चारों को ध्यान से देखें। हम्म? स्पेशल बात ये है, मैं जिसको बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं? उसी को मैं यहाँ पे यूज भी कर रहा हूँ। दैट इज सरप्राइज। देखो, जिसकी बनाने की बात चल रही है उसी को आपने यूज कर लिया। दैट्स फैंटास्टिक। आप सुनिए, ये जो एस्ट्रोसोफोर है ये इम्प्योर है, इम्प्योर। देखो आपको मैं ना इसको रियलाइज करवाता हूँ, एक मिनट, ध्यान देना। इमेजिंग करो आपकी ना पेपर बनाने की इंडस्ट्री है, पेपर बनाने की फैक्ट्री, कागज बनता है आपकी फैक्ट्री में। अब पेपर कैसे बनता है आपको पता है, लकड़ी से बनता है, गुड़ से बनता है ना। लेकिन पता क्या होता है, आप सारा पेपर लकड़ी से नहीं बनाएंगे। कुछ मार्केट से क्या खरीदेंगे, स्क्रैप, रद्दी खरीदेंगे आप। स्क्रैप डीलर नहीं होते, आप उनसे मिलेंगे। कुछ पेपर उनसे लोगे आप, कुछ फ्रेश बनाओगे यहाँ से, कुछ यहाँ मिलाओगे, दोनों को मिला के फिर आप मार्केट में बेचेंगे, वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। अगर आपने सारा लकड़ी का ले लिया ना ये बाजार से, ये सब गुड़ गुड़ से, तो बहुत महंगा पड़ेगा, आप बेच भी नहीं पाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है, स्क्रैप। स्क्रैप खरीदना पड़ता है, रद्दी वाला पेपर। ये पेपर खराब है, इसमें कुछ, इसका कलर कुछ है, कुछ गंदा भी है, कुछ अच्छा भी है, हर तरह का पेपर है इसके अंदर। अब आपने इन दोनों को मिलाया, अब जो पेपर बनाया वो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया, फ्रेश पेपर बनाया। देखो ये एस्ट्रोसोपोर इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब इसमें 10% कंसंट्रेशन भी है, 20 वाला भी है, हर तरह की कंसंट्रेशन मिला रखी है। लेकिन जो अब निकल के आ रहा है वो कैसा है, प्योर, वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला। बोलो, जैसे मिल्क फैक्ट्री है, दूध की फैक्ट्री होती है, तो मिल्क फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, हर तरह का मिल्क खरीद लेते हैं, तो हर एक का फैट चेक करते रहो, मिल्क ले लो, व्हाट्स प्रॉब्लम। लेकिन ये मिल्क मार्केट में बेचा नहीं जाता, फिर कुछ मिल्क पाउडर मिलाते हैं अपने पास से, उसकी कंसंट्रेशन बैलेंस बना के बेचते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता है, ये एस्ट्रोसोपोर इम्प्योर है, ध्यान रखना, ये प्योर है, ये डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला है। तो एक तो इस मेथड की ना एक अजीब बात ये थी कि एस्ट्रोसोपोर यूज कर लिया तो ये इम्प्योर था। बाकी आपके सामने क्लियर है, हाँ इस गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये गैस इसमें डिसॉल्व हुई, फिर वाटर मिलाने से H2SO4 बना, तो इस गैस का अल्टीमेट रोल था, इसलिए मैंने कहा था ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गुड यील्ड लाना बहुत जरूरी है, इस गैस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने कहा था स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैटलिस्ट भी लिया और हमने एक कंडीशन भी लगाई। अब आप नोट कर लो, को मना नहीं करें, ये H2SO4 की प्रिपरेशन, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ राइट राइट, हाँ हाँ हाँ। That's good. That was a good. Yeah. ये हमसे कहा। कभी करता हूँ आपसे। क्लियर सोफा, ठीक है। एस्ट्रोसोफोर बन जाता है इससे, वेरी सिंपल। जो भी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का एस्ट्रोसोफोर आप बना सकते हैं। दैट मस्ट बी फाइनल। नेक्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कर रहा हूँ उसको, डन है, ठीक है। अभी है टाइम, डोंट वरी। इसके बाद 15 ग्रुप भी आज पूरा कर देंगे, तो ज्यादा नहीं, बस शाम लगेगी तो ही। बैठे रहिए आप, शाम तक बैठे रहिए।
बस बैठे रहो। आपको क्या दया करने का चलान वैसे कट चुका है आपका, आराम से बैठो आप। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आर्टिकल नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो एस्ट्रोसोफोर में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये डेंस लिक्विड है। देखो ध्यान देना, डेंस बहुत गाढ़ा होता है ना। बहुत डेंस है, बहुत डेंस, बहुत डेंसिटी हाई होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और हाईली विस्कस भी है, हाईली विस्कस। देखो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ध्यान देना प्लीज, बात मत करो। डेंस लिक्विड, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाईली विस्कस। रीजन एक ही है, इन सबके बीच में क्या हो रही, क्या हो रहा है बताओ, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है। पता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होने से मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए। पास पास आने से ये क्या हो गया, बहुत डेंस हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और विस्कस गाढ़ापन भी आ गया। तो इन सब बातों का रीजन एक ही है, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन एक ही है सबका, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको भी कॉपी करें। ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स अ रीजन है। ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। The highly dense liquid, highly viscous, and has very high boiling point. The reason is straight, due to extensive hydrogen bonding, विस्तृत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो बच्चे क्लियर, ठीक है, ओके। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है इसके इसके डाइल्यूशन के रिगार्डिंग। इसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, आपको सिखाते हैं इसको डाइल्यूट कैसे करा जाता है। इसका डाइल्यूशन का ना रिवर्स प्रोसेस है एक्चुअली। इसका डाइल्यूशन बड़ा अजीब है। चलिए ओके, देखिए फाइनल हो गया। देखो देखो, अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, ठीक है सब अटेंशन पे करो। देखो सब ध्यान देना है। ड्यूरिंग इट्स डाइल्यूशन, देखो आपने कभी सुना है इसको डाइल्यूट कैसे करते हैं। इट इज एडेड इन वाटर। देखो सुनो, इसको पानी के अंदर मिलाना होता है। सरप्राइज बात है, पानी नहीं इससे मिलाते, इसको पानी में मिलाना होता है। आपने कभी सुना है अगर हमने एस्ट्रोसोफोन में पानी मिलाया तो क्या होगा। सही कह रहे हैं, अगर जैसे एस्ट्रोसोफोन आपने ऊपर से पानी मिला दी, यहाँ पे इतनी सारी हीट रिलीज होगी कि जो आपका ये कंटेनर है ना, ये बस्ट हो, ये फट जाता है। क्योंकि इसका डाइल्यूशन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट निकलती है, ये कंटेनर आपका टूट सकता है। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान दो, ये प्रोसेस नहीं फॉलो करते। हमने कंटेनर में दिया पानी, ये कंटेनर में पानी है, ऊपर से आप H2SO4 मिला रहे हो, वो भी जब मिलाते हैं ना, एक रॉड से चेक करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलाते रहो, उसको हिलाते रहो। पता है इससे क्या हुआ, जब H2SO4 आएगा तो हीट रिलीज होगी, वो पानी क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो सब पानी ज्यादा है, पानी बल्क में है, और हम H2SO4 एकदम स्ट्रोक से नहीं मिला रहे, थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे और उसको शेक भी करेंगे रॉड से। ऐसे नहीं आपने स्ट्रोक से मिला दिया, एक झटके से नहीं मिलाना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। इतनी सारी हीट निकलेगी, वो ये जो कंटेनर है हीट को टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा, और पता लगा खराब हो गया, फट गया। तो उसकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, पानी में इसको मिलाओ, पानी बल्क में है, पानी हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी वैसी ही बहुत आई है, तो ये सेफर प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नोट कर लिया, इज इट क्लियर। तो ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कैसे इसका डाइल्यूशन करा जाता है। देखो हमारा डिस्कशन फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हो चुका है, दैट्स फाइनल है। बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक टॉपिक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक ओजोन है, एक ऑक्साइड्स है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है, अभी छोटे टॉपिक्स और रहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बस।